उसने घड़ी देखी, सुबह के 9 बजने वाले थे। एक नज़र बस स्टॉप पर डाली। यहाँ से 6 स्टॉप दूर था उसका ऑफिस। झुंझलाहट हुई उसे। आज फिर लेट हो जाऊंगा। फिर बॉस को सफाई दो और झाड़ खाओ। वह कल भी लेट पहुंचा था। कोई भी कब तक टॉलरेट करेगा। उसने चिंतन को विराम दिया और फ्लैशबैक में चला गया। आज तो वे ठीक समय पर निकला था और बस भी सुपरफास्ट पकड़ी थी। फिर लेट कैसे हो गया? उत्तर मिला, जाम। इस जाम से निपटने के लिए ही तो वह रोज़ 5 मिनट पहले निकल रहा है और इस तरह पिछले 6 महीने में वे घर से लगभग आधा घंटा पहले निकलने लगा है। लेकिन वे इस समस्या से निजात नहीं पा सका था। इससे पहले कि वे फ्लैशबैक में और डूबता, उसे एक हिचकोले से झटका लगा। सामने बोर्ड टंगा था, वर्क इन प्रोग्रेस फॉर बेटर टुमारो। उसे हंसी आई। आज तो गया हाथ से। और कल किसने देखा है? फिर सोचने लगा, एक कल वह भी तो है जो बीत गया। क्या हुआ था कल? कल जब वह लेट हुआ था तो पत्नी पर बरस पड़ा था, तुम्हारे ब्रेकफास्ट की वजह से लेट हो गया। तुम्हें समय का ध्यान ही नहीं रहता। और कल का ख्याल आते ही उसे अचानक आत्मग्लानि की अनुभूति होने लगी। आज जब वह समय से निकला और जाम के चलते लेट हो गया, तो कल वे ब्रेकफास्ट के चलते तो कतई लेट नहीं हुआ था। लेट होने की वजह कुछ और थी, लेकिन उसका गुस्सा किसी और पर उतरा था। उसे लगा ये एक घटना भर नहीं है, बल्कि जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है ये आदत। कभी चाय वाले पर गुस्सा तो कभी सिस्टम पर, कभी दूध वाले से कहा सुनी तो कभी सब्जी वाले से। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिंदगी की ढेर सारी समस्याओं का जिम्मेदार कोई और है और गुनहगार हम किसी और को बना रहे हैं? सर, आप उतरेंगे क्या? भीड़ भरी बस में पीछे से आ रही आवाज़ ने उसे चौंका दिया। अपनी उधेड़-बुन में उसे ध्यान ही नहीं था कि कितने स्टॉप निकल चुके हैं। उसने सिर झुकाकर खिड़की से झाँका। सामने पीले कलर की बड़ी बिल्डिंग नजर आई। हाँ, उतरना तो उसे भी था। उसने धीरे से अपने कदम आगे खिसका लिए। पीछे वाले को जवाब मिल चुका था। बस रुकी और वह बड़े ही शांत भाव से नीचे उतर गया। आज वह आधा घंटा लेट हो चुका था, पर ऐसे चल रहा था मानो कोई बात ही ना हो। उसने ऑफिस में कदम रखा, बॉस को विश किया और अपने टेबल की तरफ बढ़ गया। उसके गंभीर रुख को देखकर किसी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। साहब चाय। छोटू ने चाय का प्याला टेबल पर रखते हुए खड़खड़ाहट की तो फिजा की खामोशी टूटी। असीम ने कहा, सर मैं आज फिर लेट हो गया, पर सचमुच आज मेरे पास लेट होने की कोई वजह नहीं है। ऐसा होता है असीम, कई बार बहुत सी चीज़ें हमें बिना कारण के, हमें बिना आभास दिए हो जाती हैं, रविशंकर जी बोले। असीम को बॉस से इतने स्नेह की उम्मीद नहीं थी। आज पता नहीं क्यों उसे काम का तनाव भी नहीं महसूस हो रहा था। इससे पहले कि वह कुछ कहता, वह आगे बोले, आज तुम क्या मैं ही लेट हो गया जाम के चलते? जब ऑफिस की गाड़ी मिली होने के बाद मैं लेट हो सकता हूँ, तो तुम तो पब्लिक कन्वेंस से आते हो। मैं समझ सकता हूँ किस हालात का सामना करना पड़ता होगा तुम्हें। अचानक असीम के मुंह से निकला, थैंक यू सर, थैंक्स अलॉट। फिर धीरे से बोला, सर आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, ज़रा जल्दी निकलूँगा। ओह श्योर, और जब निकलना हो मेरी गाड़ी ले लेना, मैं ड्राइवर को बोल दूंगा। वैसे भी यहाँ आने के बाद शाम तक ये खाली पड़ी रहती है। और हाँ, डॉक्टर को ज़रूर दिखा लेना। अचानक असीम को एहसास हुआ, ऑफिस बस मशीनों का घर नहीं है, इसमें भी जीते जागते इंसान रहते हैं। वे तो हम ही लोग हैं, किसी से अपने दुख सुख बांटने को तैयार नहीं। इसके बाद असीम का मन किसी काम में नहीं लगा। कुछ था जो उसके अंतर्मन को मथ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आज वह अपनी ही जिंदगी पर रिसर्च कर रहा है। उसके मानस पटल पर एक एक कर रोज़मर्रा की ज़िंदगी के पन्ने उभरते और लुप्त होते जा रहे थे। हर दृश्य दिमाग पर हथौड़ी की तरह बजता। अभी 2-4 दिन पहले की बात है। वे सब्जी मंडी से आलू लेकर आए। उन्हें लगा आलू कम है और जब तुलवाया तो वाकई वह कम निकला। वे वापस लौटे और लड़ पड़े सब्जी वाले से। अब वे सोच रहा था, क्या सचमुच वह गुनहगार था? क्या पता दूसरे दुकानदार ने उसे भड़काने के लिए ऐसा किया हो, या फिर हो सकता है इस महंगाई में वे सब्जी वाला अपना घर चलाने के लिए 2 पैसे की बेईमानी ही कर रहा हो। कितने कम थे, बस 1 या 2 आलू, जिसकी कीमत 1 रुपये भी तो नहीं है। ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। लेकिन नहीं, हम आज इतने आत्म केंद्रित हो गए हैं कि अपने आगे किसी दूसरे का एंगल देखने को तैयार नहीं है। असीम, आज लंच नहीं करोगे क्या? जब उसके कलीग ने टोका तो उसे ध्यान आया, अरे बाप रे, आज 1 बज गया। और उसे ध्यान ही नहीं। कहाँ खोए हैं असीम बाबू? कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है? हरीश ने चुटकी ली। कुछ नहीं हरीश, मैं सोच रहा था कि जिस पर हम गुस्सा करते हैं वह वाकई गलत होता है, या किसी की भी गलती के लिए किसी और को दोषी ठहराना हमारी आदत हो गई है। असीम, तुम सोचा कम करो, सोचने से टेंशन होती है और टेंशन से बीमारी। हमारी तरह खाओ पियो और मस्त रहो, हरीश ने हंसते हुए कहा। असीम भी उसका साथ देते हुए हंसा, फिर उठकर टहलता हुआ चल दिया, ये कहते हुए कि आज मैं लंच नहीं लाया हूँ, तुम शुरू करो। फिर वह ऑफिस के लॉन में टहलते हुए सोचने लगा, वाकई लाइफ इतनी इजी गोइंग होती हरीश के फिलॉसफी की तरह।
पर नहीं, किसी न किसी को तो गंभीरता से सोचना ही होगा। और वाकई जितना वह गहराई में उतरता जाता, उतना ही उसे महसूस होता कि जीवन में नई दिशा मिल रही है। उसे अचानक बचपन में देखी हुई अपनी माँ याद आ गई। उसे वे दिन याद आ गए जब उसे लगता कि कितनी बार माँ सही होती और बाबूजी अपने दिन भर का गुस्सा उसे गलत ठहराकर उस पर उतार देते, जैसे हर असफलता के लिए बस माँ दोषी हो। और माँ थी कि फिर भी बाबूजी के आगे गिड़गिड़ाई जाती। अचानक उसने अपना बैग उठाया और बॉस से कहा, सर आज मैं जा रहा हूँ। इसके बाद असीम ने किसी उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की। लगभग आधे घंटे के भीतर वे घर पर था। उसे अचानक दोपहर में आया देख पार्वती चौंक पड़ी। क्या हुआ असीम, तबीयत तो ठीक है? असीम की आंखें झुकी हुई थी। पार्वती, आज ही तो तबीयत ठीक हुई है, एक अरसे के बाद। हाय, तुम आज कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? पार्वती ने असीम का माथा छूते हुए कहा। असीम को एक मुद्दत बाद ये स्पर्श बहुत अपना लगा। वह बोला, पार्वती एक बात कहनी है, इसलिए जल्दी घर आया हूँ। पार्वती बोली, तो कहिए ना, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? नहीं, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। पार्वती ने गहराई से असीम को देखा। सब ठीक तो है? आखिर आज असीम कहना क्या चाह रहे हैं? वह धीरे से बोली, हाँ असीम बोलो, मैं सुन रही हूँ। असीम ने बड़ी गंभीरता से कहा, आई एम सॉरी पार्वती, मुझे माफ़ कर दो। तुम भी कैसी बात करते हो? तुमने कौन सी गलती की है कि माफ़ी मांग रहे हो? तुम नहीं समझोगी पार्वती। पता नहीं क्यों मैं किसी भी असफलता में तुम्हें ही दोषी समझने की मानसिक गलती करता था, और आज अपनी सोच पर मुझे बहुत आत्मग्लानि हो रही है। क्या असीम, तुम भी कैसी बातें करते हो? ये भी कोई बात है? मैंने क्या तुमसे कभी कोई शिकायत की? यही तो बात है पार्वती कि तुम शिकायत भी नहीं करती। तुम्हारा ये व्यवहार आज तुम्हें मुझसे बहुत ऊपर खड़ा कर रहा है। इसका एहसास मुझे तब हुआ जब मैंने चीज़ों को गहराई से देखना शुरू किया। पार्वती की आंखें नम हो गईं। असीम, आज तुम्हारी बात ने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया है, वरना मुझे भी रोज़ रोज़ एक ही बात सुनकर लगने लगा था कि मैं ही हर गलती के लिए जिम्मेदार हूँ। मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम जैसा संवेदनशील पति मिला है। और इसके बाद जैसे कहने को शब्द नहीं थे। असीम और पार्वती दोनों की आंखें नम थी। शायद गुनहगार कोई नहीं था, बस परिस्थितियां ही हैं जो हमें विभिन्न स्थितियों में ले आती हैं, और हम एक दूसरे पर बिना जाने समझे दोषारोपण करते रहते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।